हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की। और इस हिस्ट्री में हमने 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था और एक 4th चैप्टर है, और जिसमें हमने इस्लाम धर्म का उदय आदि के बारे में पिछली वीडियो में चीजें पढ़ी थी। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार ये चीजें मैं बताती रहती हूँ, तो जरूर ध्यान रखें और महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद, ठीक है, 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। हमने बात की थी पिछली वीडियो में, ठीक है, 570। और कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इस्लाम का जो वैध रूप से पूछ दिया है, तो मोहम्मद पैगंबर का जब देहांत हुआ, और कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनैतिक सत्ता उत्तराधिकार की किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई थी। इससे नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, ठीक है, तो जो नए लोगों के लिए भी इससे अवसर उत्पन्न हुए। लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए, ठीक है। सबसे बड़ा क्योंकि उन्होंने कोई उत्तराधिकारी अपना नहीं बनाया था इस्लाम धर्म के अनुसार। सबसे बड़ा नव परिवर्तन यह हुआ, खिलाफत की संस्था का निर्माण हो गया, यानी लोग खिलाफत में आ गए, जिससे समुदायों का नेता अमीर अल मोमिनीन पैगंबर का प्रतिनिधि यानी खलीफा बन गया, ठीक है। ये पैगंबर का प्रतिनिधि खलीफा कहा जाता था। पहले 4 खलीफाओं 632 से 661 ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नजदीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया। उन्होंने कहा कि पैगंबर के साथ हमारे गहरे और नजदीकी संबंध है, इस आधार पर उन्होंने अपनी शक्तियों को स्थापित किया। पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देश जो भी थे, उनके अंतर्गत अपना कार्य को उन्होंने जारी रखा और अपने कार्य को किया। खिलाफत के क्या मुख्य उद्देश्य थे? 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। एक तो जो कबीला था उस पर क्या था, नियंत्रण स्थापित करना, जिससे किसका जन्म हुआ था, उम्मा का गठन हुआ था। और दूसरा, राज्य के लिए संसाधन भी जुटाना जरूरी था राज्य को चलाने के लिए। पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए। कुछ कबीलों ने थे उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिए, ठीक है। पहले खलीफा अबू बकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, केबीएस में मैंने देखा था, पूछा था केबीएस के एग्जाम में। तो पहले खलीफा कौन है? अबू बकर, ठीक है, अबू बकर पहले। अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर, दूसरे कौन है? उमर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें क्रम लगाने के लिए दे देता है कि पहले चारों दे देगा और पूछ लेगा कि किस क्रम में सही है। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली जो मामूली आय थी, उसके बल पर नहीं चलाया जा सकता। यह महसूस करते हुए अभियानों के रूप के बारे में जाने वाले जो छापों से लूट की भारी धनराशि प्राप्त, लूट करके जो राशि प्राप्त हुई थी, प्राप्त की जा सकती है। खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य अब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे, तो वे विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और जो वाणिज्यिक यानी व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन भी थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था। किसको बढ़ावा देता था? ईसाई मत को बढ़ावा देता था।
और ससानी जो साम्राज्य था ईरान के प्राचीन धर्म जरतुस्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। तो ये सब झगड़े की वजह थी। जो बजेटाइन ईसाई साम्राज्य था वो ईसाई मत को प्राथमिकता देता था, बढ़ावा देता था, और जो ससानी साम्राज्य था वो किसको, ईरान का जो प्राचीन धर्म था जरतुस्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय इन दो साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात यानी कुलीन वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग का विद्रोहों के कारण गिरावट आ चुकी थी। इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया था। 3 सफल अभियानों 637 से 642 अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। ठीक है। सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। तीसरे खलीफा, ठीक है, तीसरे खलीफा कौन थे, उथमान। ठीक है, ये चारों नाम आप जरूर नोट कर लें, उथमान। ठीक है, तीसरे खलीफा कौन थे, उथमान, या उस्मान भी लिखा लिखा कभी आ जाता है, ऐसे उस्मान भी लिखा रहता है कई बार। ठीक है, पेपर में मैंने उस्लामी देखा है। तो उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान चलाए। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और आक्सस के बीच विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत है। ठीक, जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिनके अध्यक्ष गवर्नर, अमीर और कबीलों के मुखिया अशरफ थे। गवर्नर, अध्यक्ष जो थे गवर्नर कौन होते थे, अमीर कहा जाता था। कबीलों का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, अशरफ। ठीक है। केंद्रीय राजकोष बैत अल माल, अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और इसके अलावा धावों से मिलने वाली जो लूट होती थी उसको उससे अपने हिस्से प्राप्त करते थे। खलीफा के सैनिक, जिनमें अधिकतर बेदुइन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कुफा और बसरा में शिविरों में रहते थे। शिविर में रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहे। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था। जो शासक वर्ग था और सैनिक थे उनको लूट जो होती थी उसकी में हिस्सा मिलता था। मासिक यानी महीने में जो अदायगी होती थी उसे अता कहा जाता था, प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा करों, खराज और जिजिया। ठीक है, खराज और जजिया, आगे भी हम ये खराज और जजिया चलता रहेगा, पढ़ते रहेंगे इसके बारे में, मुगल काल में भी। तो उनका अदा करने पर उनका संपत्ति का धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए उन्हें काफी अधिक स्वतंत्रता दी गई। ये यहाँ पे इस्लामी क्षेत्र का एक मानचित्र है। मोहम्मद इस्लाम का प्रसार दिया है मध्यवर्ती क्षेत्र 750, ये काला सागर और इटली अफ्रीका है, ये इधर अरब सागर है, फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, ईरान, गजनी, ये सब ऑक्सस, एंटियोक, ये सब है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए आगे चलते हैं। राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए। राज्य क्षेत्र के विस्तार से संसाधनों और पदों, जो पद होते थे उनके वितरण के बारे में झगड़े हुए और उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए। प्रारंभिक इस्लामी राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। तीसरा खलीफा उस्मान जो था भी एक क्या था, कुरैश था, और उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से भर दिया था, यानी अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। इससे राज्य का मक्काई स्वरूप था और अधिक जोरदार हो गया। परिणाम स्वरूप अन्य कबीलों के साथ भी झगड़े पैदा हो गए। इराक और मिस्र में तो विरोध था ही, अब मदीने में भी विरोध उत्पन्न हो जाने के परिणाम स्वरूप उस्मान की हत्या कर दी गई, यानी उस्मान जो था तीसरा, उनकी हत्या कर दी गई। उस्मान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया। तीसरे उस्मान था, चौथा कौन था, अली। ठीक है, ये चारों बिल्कुल जरूर नोट कर लें। ठीक है, अली द्वारा 656 61 और उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे,
दो युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई। अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई 657 में पराजित कर दिया, लेकिन वह उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर सका। अली का दूसरा युद्ध, जो शिफ्फिन उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ, संधि के रूप में यह समाप्त हुआ संधि के द्वारा, जिसने उसके अनुयायियों को दो धड़ों में बांट दिया। उसके कुछ वफादार बने रहे, जबकि अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और खरजी कहलाने लगे। क्या जो साथ छोड़ दिए थे वह क्या कहलाने लगे? खरजी। इसके शीघ्र बाद एक खरजी द्वारा कूफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। अली की भी हत्या कर दी गई, जो चौथे थे। इसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। तो जब इसकी मृत्यु हुई अली की, तो क्या किया, उस वंशज, अभी तक वंशजों का नहीं था, लेकिन वंशज और उसका पुत्र हुसैन, ठीक है, उसका पुत्र हुसैन और उसके वंशों अपनी निष्ठा इन्होंने प्रकट करी। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया और उमैयद वंश की स्थापना की, जो 750 तक चला। किस वंश की स्थापना करी? उमैयद वंश की, ठीक है, उमैयद वंश की स्थापना की। गृह युद्धों के बाद ऐसा प्रतीत होता था कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो गया और इस बात के भी संकेत थे कि कबायली विजेता, जो कबीलों के विजेता थे, अपने अधीनस्थ जो अंडर में लोग थे, लोगों की परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे थे। कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उमैयद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आया। फिर उसके बाद कुरैश जो कबीला था, उसके एक समृद्ध वंश था उमैयद, और उसके अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आया। अब उमैयद का देखते हैं। उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई। उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। उमैयदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर उनका नेतृत्व सुदृढ़ हो गया। पहले उमैयद खलीफा मुआविया ने दशमिक को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? दशमिक, ठीक है, दमिश्क को राजधानी बनाया, ठीक है, दमिश्क। और फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी में रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। अपने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा भी प्रारंभ की और प्रमुख मुसलमानों को बना लिया। वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें। उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिए, जिसके फलस्वरूप उमैयद 90 वर्ष तक और अब्बासी 2 शताब्दी तक सत्ता में रहे। तो बहुत अधिक समय तक ये उमैयद जो है 90 वर्ष तक, जो अब्बासी थे 2 शताब्दी तक सत्ता में बने रहे। उमैयद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्क लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन इस्लाम उमैयद शासन को वैधता प्रदान करता रहा। उमैयद हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। अब अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। अब्द अल मलिक ने अब जो नीतियां अपनाई, उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अरबी भाषा, अरबी को भाषा, ठीक है, अरबी भाषा को उन्होंने अपनाया और इस्लामी जो सिक्के थे उसको जारी करना उसमें शामिल किया। खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे, ठीक है, सोने के क्या होते थे, उसे क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी की जो होता था उसे क्या कहा जाता था? दिरहम, ठीक है, दिरहम। वो रोमन और ईरानी सिक्कों, कौन से सिक्के थे? दिनारियस और डाका की अनुकृतियां थे, ठीक है, जिन पर सलीब और अग्नि वेदी के चिन्ह बने होते थे, अग्नि वेदी के चिन्ह बने होते थे। और यूनानी और पहलवी ईरान की भाषा में लेख अंकित होते थे।
ठीक है। इस पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे, और यूनानी और पहलवी, यानी ईरान की भाषा थी पहलवी, यूनानी और पहलवी, उस भाषा में उस पर लेख जो होता था वो अंकित होता। इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अब अरबी भाषा, तो पहले जो ये चीजें थी उस पे अंकित था, उसे हटा दिया गया, और जो नए सिक्के बनवाया इन्होंने, जो नए सिक्के चलाए इन्होंने, उसमें क्या किया उन्होंने, अरबी भाषा में लिखा। अब्द अब्द अल मलिक ने जेरूशलम में डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में एक अत्यंत प्रदर्शनी योगदान दिया। ठीक है, और ये देखते हैं, हम चित्र देखते हैं। पथरीले टीले के ऊपर अब्दुल मलिक द्वारा निर्मित चट्टान का गुंबद इस्लामी वास्तुकला का यह पहला बड़ा नमूना है। जेरूसलम नगर की मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया था। ठीक है, और पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर रात्रि यात्रा मिराज से यह स्मारक जुड़ गया। यह इसका रहस्यमय महत्व है। ये जो स्मारक देख रहे हैं आप यहाँ पे, खूबसूरत सा ही, ठीक है, और ये जेरूसलम नगर में। सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा सुधार। नीचे दिखाए गए सिक्कों से यह पता चलता है कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्के पर दिखाया गया लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए है। ठीक है, नीचे ये सिक्के दिखाए गए हैं। बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरा जो ये पहला सिक्का है, इसमें दिखाया है कि कैसे परिवर्तन आया, 1 2 3 इस तरीके से। उसके बाद जो दूसरा सिक्का है उस पर दिखाया गया कि लंबे बालों और दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहना हुआ है, जो ये दूसरा है। ठीक है, इसमें अरबी कपड़े और दाढ़ी और बाल बने हुए। उसके हाथ में ये तलवार है। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली हैं उसमें यही पहली है। अपने में यह खास भी है क्योंकि बाद में कला व शिल्प में प्राणियों के प्रतिरूपण के प्रति विरोध होने लगा। अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जोड़े हुए थे। अब्द अल मलिक की सिक्के की ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप और वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों का सिक्के ढाले जाते रहे। ये देखिए तीसरा सिक्का जो है, यह बेंजेंटाइन का सोने का बना सोल्डर, जिसमें सम्राट हेरिक्लस और उसके 2 पुत्रों को दिखाया गया है। ये सम्राट और उसके हेराक्लियस और उसके 2 पुत्र हैं। अल अब्द मालिक द्वारा अपने नाम के रूप के साथ ढाला गया सोने का दिनार, बदला हुआ दिनार, बाद में इसका रूप बदल, जिस पर केवल लिखावट मिलती है। ठीक है, इस पर कालिमा गढ़ी हुई है। ये जो लिखा हुआ है ये कालिमा गढ़ी हुई है, कालिमा गढ़ी हुई है। अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं और अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ठीक है, अब्बासी क्रांति। अब नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ते हैं, अब्बासी क्रांति। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।